19 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में दलित आंदोलन का एक असाधारण नजारा देखा गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दलित संघर्ष के प्रतिरूप नीले झंडे और नीली टी शर्ट पहने दलित समुदाय के लाखों लोग सड़कों पर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लिए कर्नाटक विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे इन लोगों की तादाद इतनी थी कि आनंद राव फ्लाईओवर पर सामने आई तस्वीर में लोगों का एक समुद्र दिखाई दे रहा था। दरअसल लोगों की ये भीड़ रायचूर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे मल्लिकार्जुन गौड़ा के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर रायचूर में महात्मा गांधी के बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखने पर आपत्ति जताते हुए उसे हटवा दिया था। इसके खिलाफ यह विशाल विरोध मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें इस जज को निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। आलोचना का जवाब देते हुए न्यायाधीश मल्लिकार्जुन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंबेडकर की तस्वीर कभी नहीं हटाई गई और उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया, जबकि सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाबा साहेब की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर के बगल से हटा दिया गया। उस वक्त जिला न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जो कि ध्वजारोहण के लिए यहां आए थे। इस दौरान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र रखे जाने पर जिला न्यायाधीश ने झंडा फहराने से इनकार कर दिया। बाद में वहां से बाबा साहेब की तस्वीर को हटाए जाने पर ही जिला जज ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और ध्वजारोहण किया। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिलहाल न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा को केवल रायचूर जिले के प्रधान जिला और सत्र के पद से कर्नाटक राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है और कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई है। आप बनाते हैं, शक्ति आपकी है। एक राजनीतिक मुहावरा है कि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। हालांकि हम आपको बता दें कि जैसे दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, वैसे ही यूपी की सियासत अवध क्षेत्र से होकर गुजरती है। बीते 3 चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अवध क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इस रण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में बाजी मारी थी, लेकिन इस बार भाजपा के सामने बसपा और सपा मजबूती से खड़े हैं। खासकर बसपा अवध क्षेत्र में सबको चौंका सकती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ज़ुबानी जंग भले ही सबसे ज़्यादा अखिलेश और बीजेपी में छिड़ी हो, लेकिन चौथे फेज में बीएसपी फैक्टर को कमज़ोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अवध के इलाके में बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है, जो उसके साथ इस बार भी मजबूती से खड़ा दिख रहा है। हालांकि हमेशा की तरह बीएसपी के वोटर इस बार भी साइलेंट हैं। लगातार 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत में कमी होने से भी भाजपा और सपा परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां 62.8% वोटिंग हुई थी, तो दूसरे चरण में 62.82% वोटरों ने मतदान किया, जबकि 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण में 59.83% वोटिंग हुई, जो पहले 2 चरणों से तकरीबन 3% कम रहा। अवध क्षेत्र की बात करें तो इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा जिले आते हैं। इन जिलों में चौथे और 5वें चरण में चुनाव होना है। इसमें 77 विधानसभा सीटें हैं। तमाम मुश्किल वक्त में भी बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। 2012 में अवध क्षेत्र में 7 सीटें जीतने वाली बसपा ने 2017 के चुनाव में 6 सीटें जीती थी, तो कई सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर 3 चरणों के चुनाव के बाद यूपी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है और सत्ता किसके हाथ में आएगी, यह अभी भी साफ होता नहीं दिख रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने जा रही है। नजीब जंग का कहना है कि भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही है, वह यूपी में चुनाव हारेगी। द वायर के लिए वरिष्ठ पत्रकार करण थापड़ को दिए गए इंटरव्यू में नजीब जंग ने यह दावा किया है। जब करण थापड़ ने पूछा कि आखिर वह इतने श्योर कैसे हैं, इस पर नजीब जंग ने यूपी चुनाव का पूरा गणित समझा दिया। साल 2017 के यूपी चुनाव में भाजपा की बहुमत की वजह नजीब जंग ने मोदी को माना। उनका कहना है कि मोदी काऊ बेल्ट में काफी पॉपुलर है। पिछली बार उनका चेहरा सामने था, उनके साथ अमित शाह थे, यह करिश्मा काम कर गया। लेकिन इस बार योगी का चेहरा आगे है। योगी को भाजपा ने सीएम कैंडिडेट बनाया है और योगी का आगे होना कई नेगेटिव फैक्टर प्ले करेगा, जिसका भाजपा को नुकसान होगा। पूर्व राज्यपाल का कहना है कि योगी को यूपी चुनाव में आगे रखकर भाजपा ने बड़ी गलती कर दी है और इस बार यही उसकी हार का कारण होगा। जंग ने कारण गिनवाते हुए कहा कि भाजपा को किसान आंदोलन का खामियाजा उठाना पड़ेगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे से जुड़ा विवाद और फिर उसको बेल मिलने से भी भाजपा को नुकसान होगा। गौशालाएं नहीं होने से गायें खेतों में खुला घूम रही हैं। किसानों के खेतों को जानवरों से नुकसान पहुंच रहा है, इससे किसान नाराज हैं। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दोगुनी हो गई है। आलम यह है कि यूपी में ग्रेजुएट युवा मनरेगा में काम कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ा है। तो आखिर यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस पर नजीब जंग समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। वह दावा करते हैं कि अखिलेश यादव अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पक्ष में दावा करने का कारण बताते हुए नजीब जंग का कहना है कि वह शानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व राज्यपाल के मुताबिक जब भाजपा यह कहकर अखिलेश यादव को घेर रही थी कि अखिलेश यादव घर में बैठ गया, वह कोविड से डर गए, उस वक्त अखिलेश यादव घर में बैठकर चुनाव की रणनीति बना रहे थे। अखिलेश यादव ने यह समझ लिया है कि सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से जीत नहीं मिलेगी। अखिलेश ने इस बार अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ा है, जो मिलकर एक बड़ी संख्या है। पिछली बार भाजपा ने यही काम किया था। अखिलेश यादव ने सिर्फ जातियों को ही नहीं जोड़ा, उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, रोजगार की बात की, बिजली की बात की। नजीब जंग का दावा है कि यूपी चुनाव होने से ठीक पहले गैर यादव ओबीसी जातियों के अखिलेश यादव के साथ आने से पूरा गणित बदल गया है। यह पिछड़ा वर्ग ठाकुरवाद से चिढ़ा हुआ है। मुस्लिम वोटों पर पूर्व राज्यपाल का दावा है कि 80% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जा रहे हैं। मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं और उनके लिए ओवैसी वोट कटवा है। पूर्व राज्यपाल नजीब जंग का दावा है कि ब्राह्मण वोटों का बंटवारा होगा, जबकि ठाकुर वोट भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। हालांकि यह नजीब जंग ने भी माना कि बसपा का परंपरागत वोटर बसपा के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि यहाँ दूसरा सवाल यह भी है कि ऐसे में चाहे कोई दूसरा भले ही कुछ भी दावा करे, अगर बसपा के परंपरागत वोटों में भाजपा से छिटके ब्राह्मण वोटर और सपा से छिटके मुस्लिम वोटर मिल जाते हैं, तो बसपा मजबूत ताकत बनकर सामने आ सकती है और सरकार को बनाने या बिगाड़ने में अहम रोल निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। मनोज जी, आप लगातार रविदासिया धर्म के बारे में और रविदास जी के बारे में लिखते रहे हैं और इस संगठन से भी जुड़े हुए हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है और आज के वक्त में रविदास महाराज को आप कहाँ पाते हैं समाज के बीच में? थैंक यू अशोक भाई। जैसा कि आपने सवाल किया कि जो संगठन है, संगठन का नाम है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन। तो ये अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन है, ये धर्म का संगठन। और ये है सतगुरु रविदास महाराज जी ने जैसे कहा था, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। वो कहते हैं मधुमक्खी के छत्तों की तरह मिलके रहो। उसमें भाव ये था
कि उसमें एक रानी मक्खी भी होती है, जिसके डायरेक्शन में, जिसके अगुवाई में वो सारी मक्खियां काम करती हैं। और जब कोई शत्रु उनका शहद छीनने आता है तो उस पर टूट पड़ती है। तो उसका आपका संगठन जरूर होना चाहिए। तो ये वो संगठन है। अब ये संगठन जो है धार्मिक संगठन है, क्योंकि धर्म इसमें है। ये धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है। आज ठीक है, नाम में भारतीय है, लेकिन इससे विदेश के लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं। अब क्या है कि पूरा देश में लगभग इनकी यूनिट्स हो गई हैं। अनेक भाषाओं के, बोलियों के और विदेशी अनेक भाषाओं में जो इनका पवित्र ग्रंथ है अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज, वो ट्रांसलेट होता इटालियन में, जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन में, जापानीज में, मराठी में, आसामी में, ये सब हो रहा है। तो बड़ी मात्रा में संगठन उसका काम कर रहा है। और जहाँ तक आपने बात करी कि इनका भविष्य की बात करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी के जैसे, मैं ये कहता हूँ कि उनका 100% का कॉन्सेप्ट था। 100% का कॉन्सेप्ट मतलब पूरे समाज को साथ लेके चलने के बाद भाव सभी जातियों और धर्मों को साथ रखते हैं। जब वो बेगमपुरा आदर्श समाज की परिकल्पना देते हैं तो उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करते। और ये उनकी खूबसूरती है कि वो अपनी जाति पे लगातार गर्व बनाए रखते हैं और उनके ब्राह्मण और राजपूत शिष्य बनते हैं। वही धर्म में ताकत है। इस धर्म में सभी जातियों को समाहित करने की क्षमता है। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं, 2010 में ये धर्म बना, 30 जनवरी 2010। 2011 में जनगणना हुई, गिनती के महीने थे। इंग्लैंड में भी ये उसी वक्त 11,058 लोगों ने अपनाया, इंडिया में 88,650 लोगों ने। और अब जो 21 की जनगणना होनी थी, जो डिले हो गई है, इसमें इतनी मजबूती से काम चल रहा है। यूके की हो चुकी है, डेटा आएंगे सब चौंकने वाले हैं। और क्यों इतनी तीव्र गति से ये बढ़ रहा है? क्योंकि ये है किसी के खिलाफ नहीं है, ये अपने समर्थन में है। ये कहता है हम अपने सम्मान की और गौरव की बात करते हैं, हमारा कोई अपमान नहीं कर सकता, पर हम भी किसी का अपमान नहीं कर सकते। इनके संविधान में जो धर्म का इन्होंने अपना लिखा है, हमारा उद्देश्य में लाइन है, सभी धर्मों का सम्मान करना। यानी इसके इनबिल्ट आप देखेंगे कि अनेक धर्म ऐसा है जो दूसरों को कत्ल करके या खून खराबा करके या तलवार की नोक पे आगे बढ़े, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इतनी तीव्र गति से लोग आ रहे हैं। तो मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ से कहना चाहता हूँ, एक समय आने वाला है जब इसकी संख्या विश्व में सभी धर्मों में सबसे ज्यादा होगी। भाव ईसाई धर्म से ज्यादा, मुस्लिम धर्म से ज्यादा और हिंदू धर्म से, बड़े धर्मों का मैंने नाम लिया। तो ये इसमें वो गुण हैं सारे, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहता हूँ।